सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 22 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इसराइल ने ईरान का जो इस्फहान न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है उस पर अटैक किया और जो क्वाम में बेसिकली 3 ईरानियन कमांडर्स को मार गिराया। और अटैक का एम बताया कि जो सेंट्रीफ्यूज बेसिकली प्रोडक्शन साइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना है ना। और जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए प्रोग्राम थे और इस्फहान फैसिलिटी में कोई न्यूक्लियर जो है वो मटेरियल नहीं मिला है, ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है। तो इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव जो है वो ख़तरा नहीं है, ठीक है। तो ईरान ने बेसिकली रिटेलिएशन में जो है 450 से ज़्यादा जो है मिसाइल्स और 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स बेसिकली उस पर अटैक किया इसराइल पे। बट इसराइल के जो डिफेंस सिस्टम है मोस्टली उसने सब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर भी 24 जो सिविलियंस हैं इसराइल के वो मारे गए। और इसराइल ने कहा कि ये एक युद्ध बेसिकली लॉन्ग वॉर होने वाला है, तो अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार रहने के लिए कहा। और अब तक ईरान में 50% से ज़्यादा लॉन्चर्स जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिए हैं इसराइल ने। और ईरान की जो एक फैसिलिटी है फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, उसको बेसिकली एक ऐसी जगह है कि जिसे सिर्फ यूएस के जो है बंकर बस्टर बॉम्ब्स ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इवैक्यूएशन प्लान की बात करें तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, जो भी फंसे हुए लोग हैं ईरान में उसको इवैक्यूएट करने के लिए। तो अब तक 827 सिटीजन्स को निकाला गया है। ईरान ने जो है नेपाल के जो सिटीजन्स फंसे हैं और श्रीलंका के जो सिटीजन्स फंसे हैं उनको भी बेसिकली इवैक्यूएट किया है। तो दोनों कंट्रीज़ ने इंडिया को इसके लिए सॉलिडारिटी के लिए थैंक यू बोला है। और इसराइल में जो लोग फंसे हैं वो बेसिकली इजिप्ट के रास्ते से आ रहे हैं। इजिप्ट में जो कैरो एम्बेसी है उसकी हेल्प लेके इंडिया आ रहे हैं, है ना। और जो जिनेवा में बेसिकली यूनाइटेड किंगडम और जो फ्रांस और जर्मनी की मीटिंग चल रही है उसमें ईरान से बातचीत की कोशिश की, लेकिन ईरान ने साफ़ किया कि जब तक जो है अटैक जारी रहेगा कोई यूएस से बातचीत नहीं होगी। और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी बोला कि जो है जब तक इज़राइल अपर हैंड में है वह ईरान से कोई बातचीत का जो है वो इनिशिएट नहीं करेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। तो विशाखापट्टनम में बेसिकली आंध्र प्रदेश सीएम के साथ योगी जी ने पीएम मोदी जी ने क्या बोला कि आजकल के जो चिल्ड्रंस हैं और जो इनस्टेबल वर्ल्ड है उसमें योगा एक पॉज बटन की तरह है, जहाँ पे ह्यूमैनिटी फिर से एक बार रुक के सांस ले सकती है और बैलेंस ले सकती है और जो सॉलिडारिटी है उसको बेसिकली महसूस कर सकती है ना। उन्होंने कहा योगा जो है इससे बेसिकली पीस का जो है रास्ता दिखाता है, हमें कॉन्फ्लिक्ट से जो है वो कोऑपरेशन की ओर ले जाता है ना। और बेसिकली फिर यहाँ पे जो थीम रहा इस बार का योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इस बार का इंटरनेशनल योगा डे का थीम रहा, है ना। और इन्होंने बोला योगा हमें सिखाता है कि हम जो है नेचर से का इंटीग्रल पार्ट हैं। और इन्होंने बोला कि जो है मी टू वी की सोच लाने को कहा, मी टू वी। और पहले हम अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, फिर ग्रेजुअली जो है सोसाइटी का, समाज का, एनवायरनमेंट का और प्रकृति का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और जो साइंटिफिक रिसर्च और रिसर्च चल रही है एम्स दिल्ली में, ठीक है। और एविडेंस बेस्ड रिसर्च है, उसे हाईली प्रेज किया गया। उन्होंने बोला कि जो कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल और वुमेन हेल्थ और मेंटल बीइंग को जो है बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट पहुंचता है योगा से। और पीएम मोदी जी ने कहा हील इन इंडिया का मंत्र दिया, है ना। और नेशनल आयुष मिशन जो है उसके ज़रिए योगा और वेलनेस का मैसेज जो है पूरे देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी से फैलाया जा रहा है। उन्होंने 3 चीज़ें बोली बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए। एक तो ऑयल का यूज़ कम करें, जंक फूड से दूर रहें और जो है योगा को जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करें, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे उड़ीसा 50,000 पीपल अफेक्टेड बाय फ्लैश फ्लड इन सुबर्णरेखा रिवर। तो फ्लैश फ्लड आने से उड़ीसा के 50,000 लोग अफेक्टेड हो गए सुबर्णरेखा रिवर में। सुबर्णरेखा रिवर जो है बेसिकली इसका ओरिजिन जो है वो झारखंड में होता है, झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और ये जो है 3 स्टेट से गुजरती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से, ठीक है। और जो इसमें बेसिकली जो है इसका नाम जो रखा गया है वो ये इसको लाइन ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पुराने समय में बोलते हैं कि जो है इसमें रिवर बेड में गोल्ड पार्टिकल्स भी
मिलते थे, है ना। और ये जो रिवर है बेसिकली जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में, कीर्तानिया पोर्ट उड़ीसा में, ठीक है। और ये जो मानसून के टाइम पे बेसिकली ये जो है फ्लड प्रोन हो जाती है ना। और काफ़ी फ्लैश फ्लड्स जो है वो बेसिकली काफ़ी आम बात हो जाती है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली DNPA बैट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ट्रेनिंग। तो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन जो एक इंडस्ट्री बॉडी है, ट्रेडिशनल जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक ग्रुप है। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग में उन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके जो कंटेंट है उनका कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि उनकी परमिशन के बिना जो है वो ये कॉपीराइट जो है वायलेशन है ना। और ये बेसिकली इन्होंने बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इनका जो यूज़ करता है सर्च असिस्टेंस में, जनरेटिव AI में, है ना, और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए अगर ये यूज़ होता है उनके बिना कंसेंट के, तो उनको फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए उस चीज़ के लिए, है ना। और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए डिजिटल एज में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में। तो अब बेसिकली ये बेसिकली क्या है कि जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनीज़ है उनका जो कंटेंट है बिना उनकी परमिशन के बिना यूज़ ना करें, और अगर यूज़ भी करें तो उनको फेयर कंपनसेशन मिले, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली मिस यूज़ टू इन्वोक एंटी गैंगस्टर्स लॉ ओवर वन पोस्ट सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि उत्तर प्रदेश में बेसिकली एक एक्ट है गैंगस्टर्स एक्ट, ठीक है। तो एक आदमी ने सोशल मीडिया पर जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन के ख़िलाफ़ जो है एक डेरोगेटरी पोस्ट किया, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जो है कुछ लोगों ने उसके बिज़नेस पर मॉब अटैक किया और तोड़ फोड़ करी, ठीक है। और इन लोगों पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट लगाया गया, है ना। और तो जस्टिस ने क्या बोला, जस्टिस संदीप मेहता जी ने क्या बोला कि जो है गैंगस्टर एक्ट जो है उसका यूज़ सिर्फ एक कम्युनल वायलेंस का इंसिडेंट पर करना जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, जो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, तो इसका यूज़ कम्युनल वायलेंस के लिए यूज़ करना जिसका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है, और ये लॉ का मिस यूज़ है। और कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट का मकसद है जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और गैंग्स का नेटवर्क तोड़ना, है ना। और एक अकेला क्रिमिनल इंसिडेंट जो है एक्ट के स्कोप में नहीं आता है। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो आर्टिकल 21 है वो किसी भी सिटीज़न की लाइफ और लिबर्टी जो है बिना फेयर और लीगल प्रोसेस के बिना उससे ली नहीं जा सकती, उसकी लाइफ और लिबर्टी, है ना। और ये भी बोला कि ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज का यूज़ हरासमेंट या इंटिमिडेशन के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें पॉलिटिकल मोटिव ही क्यों ना हो। तो ये FIR क्रैश कर दी गई बेसिकली। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली प्रायोरिटी टू एंश्योर फॉरेस्ट लीज होल्डर्स गेट एंटाइटलमेंट्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है एक नक्सल मुक्त भारत बाय 2026, जिसे यूनियन होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर भी किया है। इसके लिए जॉइंट फोर्सेस देश के कई स्टेट्स में ऑपरेशंस चल रहे हैं, स्पेशली छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के CM ने बेसिकली बोला है कि जो है हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, बिकॉज़ ये नक्सल प्रॉब्लम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट से नक्सलिज्म रिक्रूटमेंट में गिरावट आई है। तो जहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ पे वो बेसिकली जो माओइस्ट का रिक्रूटमेंट है वो कम हुआ है ना। तो और ग्राम सभा जो है लोकल डिस्प्यूट्स खुद सॉल्व कर रहे हैं, और माओइस्ट का इंटरफेरेंस जो है बेसिकली इन जगहों पे वो कम देखा गया है, ठीक है। और बोला कि जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई, किसी का डेथ हो जाती है उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है उसको भी सिंपल बनाया गया है, ठीक है। और अब बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है इससे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी आ रही है, सोशल कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। और जो फैमिली स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में नक्सल सरेंडर पॉलिसी आई थी 2025 में, ठीक है, जिसमें बोला गया कि जो है जो भी लोग सरेंडर करेंगे नक्सलिज्म को उनको लैंड राइट्स दिया जाएगा, फाइनेंशियल एड दी जाएगी और लाइवलीहुड सपोर्ट दिया जा रहा है। तो और लास्ट ईयर जो है वो कई सारे बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने पहली बार 300 से ज़्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स इस्टेब्लिश करने का डिसीज़न लिया है। और ये अब तक जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिर्फ स्टेट का काम था,
अब इसमें सेंटर भी जो है वो एक्टिवली सपोर्ट करेगा ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन में, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे रिलीज ऑफ सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम पोलिंग बूथ्स में पुट वोटर्स इन डेंजर, इलेक्शन कमीशन। तो हुआ क्या, बेसिकली कुछ ग्रुप्स ने जो है डिमांड की थी कि पोलिंग बूथ्स के जो सीसीटीवी फुटेज है ना, उसको पब्लिक किया जाए ताकि जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट बने, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक। और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज वो बेसिकली पब्लिक किया गया तो किसने किसको वोट दिया बेसिकली, है ना, वोट किसने किसको दिया, किसने नहीं दिया किसको, ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बेसिकली इस चीज़ को यूज़ कर सकती हैं जो है किसी को हरास करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए या डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं, है ना। तो ये डिमांड लॉजिकल दिखती है, उन्होंने बोला, लेकिन ये जो वोटर्स हैं उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है ऐसा बोलना। और उन्होंने ये भी बोला कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 और सुप्रीम कोर्ट जो है का कुछ ऑर्डर्स जो है वो बोलते हैं कि वोटर्स की जो प्राइवेसी है वो उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, है ना। और जो सीसीटीवी फुटेज है इनका जो है अगर पब्लिक कर देंगे तो लीगल और एथिकल वायलेशन भी क्रिएट करेगा। और तो आप बोलते हैं कि सीसीटीवी फुटेज बेसिकली रखा क्यों जाता है कि ये इंटरनल मैनेजमेंट टूल होता है बोलते हैं, है ना। लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं होता है ये, ठीक है। और ये वही टाइम है जिसमें जो है ये फुटेज सिर्फ, और ये जो फुटेज होती है सीसीटीवी की ये सिर्फ 45 दिन तक रखी जा सकती है, 45 डेज़, है ना। और जो पहले ये चीज़ जो है 1 साल रखी जा सकती थी, अब 45 दिन कर दी गई है ना। ये वही टाइम है जिसमें इलेक्शन पिटीशन बेसिकली फ़ाइल की जा सकती है, किसी को अगर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम गड़बड़ी हुई है। अगर पिटीशन फाइल होती है तो ये फुटेज कोर्ट के लिए प्रिजर्व की जाती है ना। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला कि जो है लीगल चेंज का बैकग्राउंड क्या है कि दिसंबर 2023 में जो है गवर्नमेंट ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में रूल 93 के अंडर जो है अमेंड किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जैसे कि सीसीटीवी, वीडियो फुटेज, इनको पब्लिक एक्सेस लिमिट कर दिया गया, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि इसका एम क्या है, मिसयूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को जो है बेसिकली रोकना, है ना। तो अब यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या जो है वो है व्यू है इस पर, वो बोलते हैं कि जो है जो ये टाइम कम किया गया है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने, जो बेसिकली जो अभी जल्दी ही जो डिजिटल जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज जो पहले 1 साल रखा जा सकता था 45 दिन कर दिया गया है, इस पे एलिगेशन लगाया है कि इससे वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन होगा, है ना। बेसिकली लीडर ऑफ अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन को अक्यूज़ किया कि जो है एक्विजिशन क्या है कि वोटर लिस्ट अब जो है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो लॉ बदल के जो है बेसिकली इसको जो है हाइड करने का कर दिया गया है। और जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं जो पहले 1 साल रखी जा सकती थी वो 45 दिन कर दिया गया है। और जो बेसिकली ये बोला उन्होंने, तो उन्होंने और भी कुछ सीरियस एलिगेशन लगाया कि जो है और जो इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में उसमें वोटर लिस्ट जो है वो इन्फ्लेट की गई, बोगस वोटिंग हुई, टर्नआउट डेटा मैनिपुलेट हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी हुई। तो ये सब जो है अपोजिशन के एक्यूजिशंस हैं इलेक्शन कमीशन पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली उड़ीसा गवर्नमेंट के न्यू एजुकेशनल इनिशिएटिव पे है, ड्रीम स्कूल्स इन द मेकिंग ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट बिग पुश फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो उड़ीसा ने बेसिकली एक नई स्कीम लॉन्च की है, गोदावरिश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्कीम, जिसका एम क्या रहेगा कि बेसिकली जो विलेज प्राइमरी स्कूल्स है ना, उनको प्राइवेट स्कूल जैसा क्वालिटी बेस बनाना, प्राइवेट स्कूल जैसा जो है क्वालिटी बनाना, है ना। हर पंचायत में क्वालिटी हाई स्कूल बनेंगे, लगभग 6794 पंचायत में हाई क्वालिटी स्कूल बनाए जाएंगे, और बेटर टीचर ट्रेनिंग रहेगी वहाँ पे, बेटर पेड टीचर्स होंगे। और बजट भी इशू किया गया 11,939 करोड़ का, है ना। स्कूल रिमोट और माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में भी बनाए जाएंगे, इसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। एम क्या रहेगा, जो पुअर फाउंडेशन को बेसिकली वो इम्प्रूव करना और रूरल स्टूडेंट के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली इंडिया टू इंटीग्रेट रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री विद ई रक्त कोष। तो रेयर ब्लड क्या होता है, बेसिकली रेयर ब्लड डोनर वो होता है
जो बहुत ही अनकॉमन होता है या रेयर ब्लड टाइप होता है, ठीक है, या रेयर ब्लड टाइप होता है जिसको डिफ़िकल्ट होता है, जो जनरल पॉपुलेशन में बहुत कम मिलता है। और ये क्रूशियल क्यों होता है कि बेसिकली जो है अगर स्पेशल मेडिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ब्लड टाइप जो मैच नहीं करता है जल्दी, जनरल पॉपुलेशन से इनको ब्लड नहीं मिलता है, वहाँ पे डोनर रजिस्ट्री रहेगी तो इनको जल्दी ब्लड मिल पाएगा, है ना। ब्लड टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, RH नल, P नल, ये सब जो है रेयर ब्लड टाइप हैं जो जल्दी जनरल पॉपुलेशन में नहीं मिलते हैं। तो अभी वही क्या किया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रेयर जो इन टाइप के जो रेयर डोनर रजिस्ट्री है वो पूरी रजिस्ट्री को इंटीग्रेट करेगा ई रक्त कोष सिस्टम से प्लानिंग चल रही है, ताकि रेयर ब्लड ग्रुप वालों को जल्दी और आसानी से ब्लड मिल सके। और इसका फ़ायदा क्या होगा, डॉक्टर्स को रेयर ब्लड मैच जल्दी मिलेंगे और ट्रांसफ्यूजन जो है वो बेसिकली सेफ़ होगा, और ब्लड बैंक्स अपना स्टॉक और डोनर बेटर मैनेज कर पाएंगे, है ना। और क्या डेवलपमेंट हुआ है, जो सिकल सेल और थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए सस्ता और तेज़ी से काम करने वाला ब्लड टेस्ट भी डेवलप हुआ है, जिसका कॉस्ट 300-350 से 50 तक से 50 रुपये तक जो है बेसिकली वो गिर गई है ना। और इंडिया ने हेमोफीलिया और जो वॉन विलेब्रांड डिजीज़ है ना, इसके लिए भी टेस्ट बनाए हैं, जिसे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया इंटरनेशनली अडॉप्ट करना चाहता है ना। तो बेसिकली बोलना है जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट डिवाइसेस हैं, है ना, वो अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक अवेलेबल हो गए हैं, और टेस्टिंग अब इजी और अफोर्डेबल हो गई है, ऐसा बोलना है। अब ये ई रक्त कोष क्या है, बेसिकली ई रक्त कोष है एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के सभी जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनको एक सिस्टम से जोड़ता है। इसका एम होता है कि उन लोगों को आसानी से पता चल सके उनके आस पास कहाँ और कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। और ये सिस्टम बेसिकली नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर CDAC ने बनाया था, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है सॉरी, वो यहाँ पे FATF लिंक डुअल यूज़ कार्गो सीज्ड बाय इंडिया टू पाकिस्तान एजेंसी। तो अभी हुआ क्या है कि बेसिकली 2020 में इंडिया ने गुजरात का जो कांडला पोर्ट है वहाँ पर एक मर्चेंट शिप से एक डुअल यूज़ इक्विपमेंट पकड़ा। डुअल यूज़ इक्विपमेंट जो कि पकड़ा जो था, जो पाकिस्तान जा रहा था, है ना। और ये इक्विपमेंट एक ऑटोक्लेव था, है ना। ऑटोक्लेव क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे मटेरियल्स प्रोसेस करता है, और जिसको मिसाइल के पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है, बेसिकली मिसाइल के पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में मोटर इंसुलेशन और केमिकल कोटिंग के लिए यूज़ होता है ये, है ना। तो ये इक्विपमेंट जो है MTCR जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के एक्सपोर्ट जो कंट्रोल लिस्ट में आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में आता है। और बिना प्रॉपर परमिशन के इसको एक्सपोर्ट करना वो इलीगल होता है। तो इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर परमिशन लेना होता है, और विदाउट परमिशन इसको एक्सपोर्ट करना इलीगल है। तो पाकिस्तान का लिंक क्या है, FATF ने नए रिपोर्ट के हिसाब से बताया ये इक्विपमेंट पाकिस्तान के ये कहाँ ले जाया रहा था, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ले जाया जा रहा था। ये पाकिस्तान का एक मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर है ना, जो लॉन्ग रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है ना। तो FATF रिपोर्ट का हाईलाइट क्या है कि ये केस FATF के मिस यूज़ ऑफ शिपिंग सेक्टर सेक्शन में मेंशन हुआ है, और सिर्फ 16% जो कंट्रीज़ हैं अब तक प्रॉपर कंप्लायंस फॉलो करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिलेटेड सैंक्शन के अंडर आता है ना। और वार्निंग क्या दी उन्होंने कि जो है इसको जो भी इस चीज़ को रोकने के लिए जो है जो कंट्रीज़ को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, और इलिसिट नए जो सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो एक्सपोर्ट कंट्रोल और सैंक्शंस को जो नए लोग हैं वो डॉज कर रहे हैं, है ना। ये FATF क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक ग्लोबल वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, टेररिज्म फाइनेंसिंग और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है इसके बढ़े ना इसको देखती है, प्रोलिफरेशन रोकती है, इसको फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो है बेसिकली स्टेप्स लेती है। और इसकी शुरुआत जो है 1989 में हुई थी, G7 कंट्रीज़ ने बेसिकली बनाया था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है ना। और 39 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया।
है ना। FATF के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टेरर फंडिंग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को आइडेंटिफाई करना, है ना, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए इलीगल जो फाइनेंस को उसको कंट्रोल करना। और तो बेसिकली ये क्या है कि अगर कोई कंट्री फेल होता है इन चीज़ों को कंप्लाई करने में, तो दो लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, है ना। ग्रे लिस्ट वार्निंग लिस्ट है जिस कंट्री पर नज़र रखी जा रही हो, जैसे एग्जांपल जैसे पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था, है ना, पहले। और ब्लैक लिस्ट उन कंट्रीज़ का लिस्ट है जो FATF के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं बेसिकली, है ना, और कोऑपरेट नहीं करते और फाइनेंशियल सैंक्शंस लग जाते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। और इंडिया बेसिकली इसका फुल टाइम मेंबर है FATF का। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली हाउ विल द इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट इंडिया। जो इज़राइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करेगा। तो जैसा कि पता है कि जो इंडियंस जो फंसे हुए हैं ईरान में, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कि जो भी फंसे हुए लोग हैं उसको इंडिया में वापस लाया जा सके। और ईरान में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 इंडियंस जो है और इसराइल में 25,000 इंडियंस जो है फंसे हुए हैं। ईरान ने एयर स्पेस खोलकर इवैक्यूएशन में मदद की। तो अब बेसिकली बोलते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे, जो ये युद्ध चल रहा है। ईरान के साथ जो पहले जो साथ ट्रेड था वो $14 बिलियन का था, जो अब गिरकर $1.4 बिलियन हो गया 2023 में, है ना। ये 2017 की बात कर रहे हैं। और इसराइल में के साथ जो $11 बिलियन का ट्रेड था 2022 में, वो घटकर $3.75 बिलियन हो गया, है ना, 2023 में। और लेकिन जो इसराइल से जो इंपोर्ट होता है डिफेंस इंपोर्ट वो बढ़ गया है, $128 बिलियन हो गया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद हो जाता है, जहाँ से 20% जो ग्लोबल ऑयल वर्ल्ड सप्लाई होती है, तो ऑयल प्राइसेस बेसिकली बढ़ सकते हैं, ठीक है, जिसका सीधा असर इंडिया के इंपोर्ट बिल पे आएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, बेसिकली जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट बोलते हैं कि इंडिया का जो है इज़राइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है, इज़राइल और ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है, इसलिए बैलेंसिंग थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। और G7 जो कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ वो बेसिकली इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। और US के ट्रम्प जो है पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़, इसलिए इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा। और जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ है ईरान को जो बेसिकली उनके प्रति जो है बेसिकली थोड़ा एक सपोर्ट करते हैं, है ना। और इंडिया को जो ब्रिक्स समिट होने वाला है जुलाई में, ब्रिक्स समिट, जिसमें अब ईरान भी शामिल है, तो इसमें एक बेसिकली इमोशनल और डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन है उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ईरान भी इंक्लूडेड है। और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कैसे इम्पैक्ट होंगे, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है बेसिकली उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, और जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसमें भी रिस्क और कॉन्फ्लिक्ट लंबा चल सकता है। तो ये सारे कैसे जो ये ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, और जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे, तो ये इसमें बताया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन DNA एनालिसिस। तो अभी जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ़्लाइट, एक AI 171, उस क्रैश हो गया और प्लेन, और 1 मिनट के अंदर जो है 270 से ज़्यादा लोग जो है वो बेसिकली मोस्टली पैसेंजर्स मारे गए। और ज़्यादातर बॉडीज़ जो है बैडली डैमेज थी, इसलिए पहचानना DNA टेस्टिंग करने का सहारा लेना पड़ा। तो DNA टेस्टिंग होती कैसे है कि बेसिकली जो हर एक ह्यूमन होता है उसका 99.9% DNA वो सेम होता है ना। और सिर्फ 0.1% जो DNA होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, और यही पार्ट जो है STR कहलाता है। STR मतलब शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। इसी को स्टडी करके बेसिकली जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स किसी भी जो है ह्यूमन की यूनिक आइडेंटिटी निकालते हैं, और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं उनके पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स से, ताकि पहचान किया जा सके ये किस फैमिली से हैं, है ना। तो प्रोसेस क्या होता है, एक्सीडेंट विक्टिम्स का टिश्यू या ब्लड या नेल बोन, है ना, कलेक्ट किया जाता है, और सैंपल को -20 डिग्री सेल्सियस या एथेनॉल में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। और जो PCR टेक्निक होती है उसके थ्रू DNA को एम्पलीफाई किया जाता है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से DNA फ्रैगमेंट्स को
अलग करते हैं, ठीक है। और फिर उसको प्रोफाइलिंग करते हैं, फिर प्रोफाइलिंग मैच की जाती है डीएनए के साथ मैच की जाती है, ठीक है। तो इसमें इस सब प्रोसेस में चैलेंजेस क्या होते हैं, इस आर्टिकल में यही बताया कि चैलेंजेस क्या होते हैं बेसिकली इसमें। तो डीएनए का जो है वो बेसिकली यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू हीट, मॉइस्चर और या बैक्टीरिया। तो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कंटैमिनेशन से रिज़ल्ट, कंटैमिनेशन भी होता है डीएनए का, ठीक है, कंटैमिनेशन से रिज़ल्ट गलत हो सकते हैं। ट्रेनिंग और ऑटोमेशन काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो ह्यूमन एरर है उसको अवॉइड किया जा सके। एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न्स भी इसमें होते हैं, ठीक है, ऐसा बताते हैं। और तो पहले भी बोलते हैं डीएनए के जो प्रोफाइलिंग है वो यूज़फुल रही है। 9/11 का जो अटैक हुआ था उसमें, 2004 की जो सुनामी आई थी एशिया में उसमें, और कई सारे इंसिडेंट्स में बेसिकली डीएनए प्रोफाइलिंग हेल्प की थी। बट इसमें चैलेंजेस क्या है इसमें यही बताया गया है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पे बेसिकली व्हाट इज़ आईआईटी दिल्ली फीट इन क्वांटम कम्युनिकेशन। तो हुआ क्या है कि बेसिकली 16 जून को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ इन दोनों ने मिलकर क्वांटम कम्युनिकेशन जो है उसको सक्सेसफुल टेस्ट किया है, कि मतलब 1 किलोमीटर तक फ्री स्पेस में सिक्योर कम्युनिकेशन किया है, ठीक है, सिक्योर की कम्युनिकेशन किया है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है? क्वांटम कम्युनिकेशन बेसिकली क्वांटम फिज़िक्स का यूज़ करता है, उसको यूज़ करके लीक प्रूफ कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन लीक ना हो ऐसा कम्युनिकेशन बनाया जा सकता है। इसमें एंटेंगल्ड फोटॉन्स का भी यूज़ होता है। अगर कोई मैसेज जो है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है तो पता चल जाता है, ठीक है, वो जानकारी मिल जाती है। और तो बेसिकली ये सिक्योर डिफेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, डिफेंस सिक्योर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया गया है। ये एक मेथड है जिससे दो लोग बेसिकली एक सेम की जो है वो शेयर करते हैं, है ना, एक सीक्रेट की होती है जो सिक्योरली शेयर करते हैं। और मैसेज जो एन्क्रिप्शन होता है ट्रेडिशनल एल्गोरिदम से होती है, लेकिन की सिक्योरली क्वांटम से मिलती है, ये है ना। और आईआईटी टीम ने एंटेंगल्ड फोटॉन्स बेस्ड जो है ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट किया, मतलब कि 1 किलोमीटर तक फोटॉन्स को हवा में ट्रांसमिट किए बिना किसी वायर के। और सिक्योर की रेट जो है 240 बिट्स पर सेकंड का रहा, और एरर रेट भी 7% से कम ही था, है ना। टारगेट है कि फ्यूचर में सैटेलाइट और तक से ग्राउंड तक जो है बेसिकली सिक्योर की शेयरिंग करना, जिससे पूरे इंडिया में सिक्योर किया जा सके। तो इससे बेसिकली जो डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर उसको दोनों को फ़ायदा होगा, डिफेंस और सिविल सेक्टर दोनों को फ़ायदा होगा। बैंकिंग और टेलीकॉम में भी यूज़ किया जा सकेगा, ठीक है। और इस रिसर्च को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ का जो है नेशनल क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया है 2023 से जो है बेसिकली 2031 तक, ठीक है। ये नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? इंडिया का ये नेशनल क्वांटम मिशन, ये एक एम्बिशियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट है जिसका गोल है क्वांटम टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बनना। और इसका मेन फोकस है क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई स्पीड कंप्यूटर्स जैसे जो क्लासिकल कंप्यूटर से हज़ारों गुना फास्ट हो बनाना। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया है, क्वांटम कम्युनिकेशन हैक प्रूफ जो है वो ट्रांसफ़र डेटा बनाना हैक प्रूफ, ठीक है। क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, सुपर एक्यूरेट सेंसर्स बनाना डिफेंस सिस्टम के लिए, नेविगेशन और मेडिकल यूज़ के लिए। क्वांटम मटेरियल और डिवाइस बनाना, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी बनानी जो फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगी, है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने का गोल जो 50 से बेसिकली 100 क्यूबिट्स सिस्टम नेक्स्ट 5 से 8 सालों में बनाने का, है ना। और सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए अक्रॉस इंडिया डिफेंस टेलीकॉम सेक्टर के लिए तो बता दिया आपको, है ना। क्वांटम तो बेसिकली क्या कि क्वांटम टेक्नोलॉजी फ्यूचर की स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी जिसमें यूएस, चाइना और यूरोप ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये मिशन इंडिया को जो बेसिकली आत्मनिर्भर बनाएगा इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, डिफेंस, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, है ना, सब सेक्टर्स का फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे सेबी में मेक म्यूचुअल फंड नॉर्म्स इन्वेस्टर सेंट्रिक। तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के रूल्स को फुल रिव्यू कर रहा है, और गोल है इन्वेस्टर फ्रेंडली और इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम बनाना जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। और बेसिकली जो पुराने रूल्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनको सिंपल बनाया जाएगा नए ड्राफ्ट रूल्स के ज़रिए।
तो अब ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, ये 1988 में बनाया गया था और इसको 1992 में जो है फुल लीगल पावर मिली थी सेबी एक्ट के थ्रू, ठीक है। और सेबी क्या काम करता है, जो भी स्टॉक्स में, जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, उनका इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना, स्टॉक मार्केट को बेसिकली रेगुलेट करना, ठीक है, रेगुलेट करना, जैसे शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, IPOs हो गए जो भी निकलते हैं, कंपनीज़ और ब्रोकर्स जो इसमें रहते हैं उसको बेसिकली मॉनिटर करना, है ना, फेयर ट्रेडिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो किस पे नज़र रखता है बेसिकली, ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जैसे NSE हो गया, BSE हो गया, है ना, और लिस्टेड कंपनीज़ जो भी हो गई, इन्वेस्टर एडवाइजरीज़, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन सब पे बेसिकली नज़र रखता है। और तो इसकी पावर्स बेसिकली ये होती है, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है ना, कोई रूल तोड़ता है तो। IPO और म्यूचुअल फंड्स के भी रूल बनाता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड नॉर्म्स को इन्वेस्टर सेंट्रिक बनाने की बात हो रही है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं बेसिकली, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड होता है जहाँ आप अगर पैसा लगाते हैं, वो दूसरों के साथ जो है वो मनी मिलकर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है, ठीक है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, वो इस पैसे को मैनेज करता है। और वो आप ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है उसके पास मार्केट की, तो वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाता है। जैसे कुछ आपका स्टॉक में लगाएगा, कुछ गोल्ड में लगाएगा, या कुछ बॉन्ड में लगाएगा, या कुछ अदर एसेट्स में लगाएगा। तो इससे आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाए तो रिस्क काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक है ना। और तो जो लोग डायरेक्टली जो है शेयर्स में पैसा नहीं लगाना चाहते, वो म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, क्योंकि वो उसका पैसा जो है एसेट फंड मैनेजर्स या फिर जो है एक्सपर्टीज़ लोग जो है वो मैनेज करते हैं, तो इसलिए रिस्क कम हो जाता है ना। तो एक म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, इन स्पाइट ऑफ जो डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने डिटेल से सारी न्यूज़ देखी। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी सजेशन है हमारी वीडियो के लिए तो वो भी बताइएगा, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है जो मैं बताता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।